नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। भारत में कई वंशों ने राज किया, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चंद्रवंश को माना जाता है। भारत में चंद्रवंश को काफी पुराना एवं महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। अत्रि मुनि के पुत्र चंद्र को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। अत्रि मुनि के पुत्र चंद्र का राज्य विस्तार काफी व्यापक था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने प्रभास क्षेत्र, वर्तमान में गुजरात, से अपने शासन की शुरुआत की और बाद में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ाया। चंद्र की राज्य का विस्तार। प्रारंभिक शासन चंद्रदेव का पहला राज्य प्रभास, वर्तमान में सौराष्ट्र गुजरात को माना जाता है। उन्होंने अपने नाम पर चंद्रवती नगर बसाया। आगे चलकर चंद्र का शासन प्रयाग, वर्तमान में इलाहाबाद और काशी तक फैला था। उनके वंशज पुरुरवा ने प्रयाग को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। उत्तर भारत में विस्तार। चंद्रवंश से आगे चलकर कई प्रसिद्ध राजवंश निकले, जैसे यदुवंश जो श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। उसके अलावा कुरुवंश, कौरव और पांडव और पौरव वंश। इन वंशों ने पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। महाभारत काल में प्रभाव। चंद्रवंश से उत्पन्न राजाओं ने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वंश ने कई महाशक्तिशाली साम्राज्यों की नींव रखी। इस प्रकार अत्रि मुनि के पुत्र चंद्र का राज्य सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक ऐसे वंश की स्थापना की जिसने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। राजा चंद्र का शासनकाल लगभग 300 से 2500 ईसा पूर्व माना जा सकता है। उनके वंशजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में चंद्रवंश का विस्तार किया। हालांकि ये तिथियां अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में इन घटनाओं का सटीक कालक्रम नहीं दिया गया है। राजा चंद्र के काल में आय के प्रमुख साधन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, व्यापार और दान कर व्यवस्था पर आधारित थे। इस काल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों और श्रम पर निर्भर थी। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि पर कृषि पद्धतियां विकसित हो रही थी। गाय, घोड़े, भैंस, भेड़, बकरी आदि का पालन होता था। दूध, घी, मक्खन आदि का उपयोग व्यापार और कर व्यवस्था में भी होता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। प्रजा से अन्न कर, पशु कर, जल कर आदि वसूला जाता था। मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, आभूषण और कपड़ा उत्पादन भी आमदनी का साधन था। यह एक प्राकृतिक और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था थी, जहां वस्तु विनिमय और गौधन को विशेष महत्व दिया जाता था। ऐसी ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।